गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग पिछले साल अभी में सेमेस्टर सेकेंड अभी अभी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका बीएससी सेमेस्टर थर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है। जितने भी बच्चे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर को पास करके थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है और ये फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है पूरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने क्या कर लिया, जैसे आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर खत्म कर लिया है, तो जाहिर सी बात है बीएससी थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड सेमेस्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट सेमेस्टर ऐप पे आना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये बैच मिल जाएगा। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और ये आपके यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देखिए, फिर बाकी के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे भी आपको ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के साथ। पहले हम शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको ये पहला टॉपिक दिख रहा होगा, ये पूरा यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हम इसको पढ़ने से शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि बेसिक चीज़ें हमारी क्या है, जो 12th से स्टार्ट होती हैं। देखो हम बीएससी जब पढ़ते हैं ना, तो सारी कई चीज़ें क्या होती है ना, 12th से ही उठ के आती हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अगर बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ों को रिवाइज करके दिमाग में रखें, ताकि हमारा जो आने वाली चीज़ें हैं उसको क्लियर करने में, उसको रिवाइज करने में, उसको पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है, या कोई भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले ये समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो हमारा जो पार्ट 1 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो हम आगे जाएंगे ना तो हमको बहुत कुछ पढ़नी है। जैसे अभी दो चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिज्म, कॉल, वेक्टर, डाइवर्जेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। तो ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो, यानी रेस्ट पे हो। समझ में आ रहा है? तो हम उस चार्ज की बात करेंगे जो चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो। उस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, या फिर हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पास होता है, वहाँ से चार्ज पास होता है पर सेकेंड में, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जब हमारा चार्ज क्या हो, एट रेस्ट पे हो, और इनके बीच जब फोर्स लगे। समझ में आया? डायनामिक्स मतलब होता है गतिमान, मतलब वो गति में हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चार्ज इन मोशन। क्या लिख सकते हैं, चार्ज इन मोशन, ठीक है, यानी गतिशील जब हो, यही कह सकते हैं ना, जब वो गतिशील हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्थिर लिख सकते हैं। क्लियर? तो चार्ज हमारा जब हमारा स्थिर पे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज हमारा मोशन में हो तो डायनामिक्स पढ़ते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज होता क्या है? चार्ज क्या है हमारा? चार्ज एक किसी भी मेटल का, ठीक है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया? तो हम देखो यहाँ पे अगर बात करें कि चार्ज क्या होता है, अब देखो यहाँ पे चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। क्या कहते हैं यहाँ पे, आवेश कहते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर? मतलब
कि हम देखेंगे तो किसी भी मैटर में जो छोटा से छोटा चार्ज होता है वो क्या होता है, उसका जो आवेश होता है उसकी स्मॉलेस्ट सबसे जो चार्ज होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है। अब मैं एक बात करूँ कि अगर ये चार्ज पे ये आवेश है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है, मतलब मैं बात करूँ जो चार्ज हमको दिखते हैं उससे भी छोटे छोटे चार्ज होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, ये चार्ज होता है। इसीलिए चार्ज को क्या कहा गया है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या कहा गया है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखो मैं चार्ज की ही बात कर रही हूँ। पहले क्या हमने बोला कि चार्ज क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। अब आवेश यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इज इट क्लियर। अब मैं बात करूं कि इसका यूनिट क्या होता है। क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बताओ तो। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। इज इट क्लियर। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। भाई करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, और जो हमारा चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। इज इट क्लियर। ओके। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कूलम्ब। हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, चार्ज कितना होता है उस पर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। इज इट क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया सब चीज़, मतलब जितना बेसिक है आपका क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज और मास में अंतर क्या है, ठीक है। चार्ज और मास, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहीं पे देख लो क्या होता है, चार्ज और मास, ठीक है। अब देखो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। मास का क्या होता है, ग्राम या केजी, ठीक है, यूनिट होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या होता है, ये होता है हमारा, इसको लिख सकते हो, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, और ये क्या होता है, स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कि m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, v अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, या v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, कुछ भी ये फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो अगर यानी हमको स्पीड ऑफ लाइट भाई सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर किसी को डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है वैल्यू छोटा आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मास इज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, देखो यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन स्पीड, ठीक है, यानी भी पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। भाई चार्ज क्या होता है, स्पीड पे इंडिपेंडेंट होता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ओके चार्ज और मास में अंतर समझ में आ गया। देखो चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मास भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। लेकिन दोनों में जो अंतर है वो इतना ही है कि वो स्पीड पे डिपेंडेंट होता है और ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका यूनिट कूलम्ब होता है, इसका ग्राम और केजी होता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये तो इसका जो ये एक यूनिट है, मान लो इसको कह सकते हैं क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो क्या होता है इसमें, वो हर जगह अवेलेबल होता है बड़े बड़े चार्ज के अंदर, ठीक है, एक छोटा छोटा चार्ज भी होता है। लेकिन मास क्या होता है, ये आप मास लिख सकते हो एक रिजिड बॉडी के लिए होता है। क्या होता है, रिजिड बॉडी के लिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझो। अब आते हैं, अगर मैं बात करूँ क्वांटाइजेशन की, क्या होता है क्वांटाइजेशन। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे ऐसे क्यों लिखवा रही हैं, तो भाई इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आपका रिवीजन है जो आपने पिछले क्लास में 12th में पिछले ईयर में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे आपको समझाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बेसिक चीज़ें समझिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये क्वेश्चन MCQs में उठा सकता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, एक चार्ज पे कितना यूनिट होता है, ठीक है। या फिर हम पूछ सकते हैं चार्ज और मास में अंतर क्या होता है।
या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मास क्या आपके स्पीड पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है, और होता है तो क्यों होता है। इज इट क्लियर। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, आप ये लिख सकते हो इज द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, ये हो गया हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जितना वन इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो अगर हम क्वांटाइजेशन यानी क्यू का फॉर्मूला यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ तो, क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस एन ई। भाई प्लस माइनस क्यों लिखे हमने, क्योंकि इंटीग्रल क्या बोल रहा है, एन इज द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, एन क्या है हमारा इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। अब इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ठीक है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ई क्या है हमारा, चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके क्लियर, समझ में आ गया। अब आता है हमारा क्यू, क्यू क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब ये बताओ जरा मुझे कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, किसी बॉडी को जब चार्ज करना है, ठीक है, तो उसके लिए तरीका क्या हो सकता है, पहले कि हम क्या करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएं, क्या करवाएं, डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं। दूसरा, बिना कांटेक्ट के एक दूसरे के पास ले आना, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज वाले को एक दूसरे के पास ले आना, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, मैं उसको भी बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट। फर्स्ट हम क्या कर लिए कि एक ले लिए, दो बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, क्या है हमारा न्यूट्रल है। अच्छा न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इस पे, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इस पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है। समझ में आ गया। तो न्यूट्रल का मतलब मान लो जितने माइनस चार्ज होंगे उतने इस पे कितने होंगे, प्लस चार्ज भी होंगे। क्लियर, इसलिए इस बॉडी को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि एक दूसरा बॉडी लेके आए और इस पे हम क्या कर लें, इसको ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पहले पॉजिटिव चार्ज पे हम समझते हैं। हमने क्या किया, जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास ले गए, एकदम डायरेक्ट कनेक्ट कराएं, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो इसमें जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ये बताओ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, क्या करते हैं, रिपल्सन होता है, ये होता है ना रिपल्सन। माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस जब चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। तो ये आपको तीन चीज़ें आपको पता होंगी। तो जब हम इसका डायरेक्ट कनेक्शन करवाएंगे या कांटेक्ट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जितना भी माइनस चार्ज होगा वो प्लस चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जब अट्रैक्ट होगा तो वो एक साइड में आके सारे माइनस चार्ज यहाँ पे लग जाएंगे। क्लियर, तो ये प्लस चार्ज हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज, प्लस चार्ज ये इधर आ गया, ठीक है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे निगेटिवली चार्ज या कोई भी ऐसे अर्थ या कुछ भी जोड़ दे रहे हैं, ये प्लस चार्ज क्या हो जा रहा है, इधर आ जाएगा, ठीक है।
यानी ये हमारा अब कैसे मिल गया, ये हो गया हमारा प्लस चार्ज और ये क्या हो गया हमारा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा हो गया प्लस चार्ज। तो एक तो हो गया हम डायरेक्ट कांटेक्ट करा रहे हैं तब हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी को चार्ज करने का ये तरीका होता है। पहले क्या था ना कि हम लोग ये बाल कंघी करते हैं ना, तो हमारा कॉम्ब जो होता है, कॉम्ब को क्या करते हैं हम पहले बाल में ऐसे 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 घिसते हैं। ठीक है, और घिसने के बाद हम क्या करते थे, पेपर को जब उठाते थे वो उठ जाता था। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स उसके वहाँ पर गर्म होते थे और जब ये थर्मल एनर्जी आती थी तो यहाँ के जो चार्ज वो एक्टिव हो जाते थे। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करता था, वहाँ पर जो भी चार्ज होता था उसको अट्रैक्ट करता था, अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या होता था, उठ जाता था। तो एक ये भी हो गया, ये होता है डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, अब देखो एक होता है बाय इंडक्शन। क्या होता है, बाय इंडक्शन। तो इसको भी हम समझते हैं। ध्यान से समझना, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इसको पास टच कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको पास लेके जाएंगे, इसको टच कराने की, कांटेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पे मान लो कि माइनस माइनस चार्ज है, जो भी है माइनस माइनस चार्ज है, तो इधर क्या हो गया, प्लस वाला आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर दिए, यहाँ पे ला दिए, तो एक क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस चार्ज इधर आ गया। समझ में आ गया, जब माइनस चार्ज इधर आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये बाय इंडक्शन हो गया। ठीक है, आप ऊपर ऊपर समझो। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ड्यू टू अर्थिंग, किसी चीज़ को अर्थिंग से चार्ज करना। ठीक है, कैसे होता है, हम यही कर दे, अगर मान लो यही समझ लो, अगर ये क्या है कि माइनस 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 चार्ज है यहाँ पे और ये क्या है, प्लस। ठीक है, ये माइनस, अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक अर्थिंग लगा देते हैं। अर्थिंग समझते हो, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंडेड करते हैं अपने वायर को। तो जब ये ग्राउंड में जब जाता है तो वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे, ये हाईली इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी इसमें प्लस चार्ज होता है इसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया, तो अगर हम इसको अर्थिंग देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चार्ज इधर आ जाएगा। मान लो ये प्लस चार्ज है, इसको ऐसे ले लो, या फिर अगर मैं ऐसे कर लूँ, ये प्लस इधर है तो ये क्या करेगा, ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अगर ये प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो एक ये भी होता है। ये हो गए आपके तीन तरीके किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, जो भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनको चार्ज करने के लिए। समझ में आ गया, तो चार्ज करने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है भाई, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर तो समझते हो ना। इंसुलेटर, हाँ मैंने ये क्या बोला, यहाँ पे एक इंसुलेटर ला दो, ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है, ये भी जान लो आप लोग, इसका नाम लिख लो। ठीक है, ये इंसुलेटर जब आता है तब यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस चार्ज इधर चला आता है। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसा चीज़ है जहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज वहाँ से पास नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक करेंट पास नहीं होता है। समझ आ गया, समझ में आया, इतना क्लियर है। चलो एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि मान लो ये कोई पूरा इंसुलेटेड है। ठीक है, ये सिस्टम इंसुलेटेड है पूरा। ठीक है, अब मैं इसमें कोई चार्ज रख दूँ। ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, ये क्या हो गया, Q3। ठीक, और इसको क्या कर दिया हम, पूरा मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे करके पूरे डब्बे को ऐसे हिला दिया। जब ऐसा कर रहे हो तो ये क्या हो गया कि मान लो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा आ गया, मान लो ये कितना चार्ज है, इसको ऐसे मान लो ये +2 कूलाम है, -3 कूलाम है और ये 4 कूलाम है। तो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे ऐसे आए तो ये हो गया मान लो -3 कूलाम और ये हो गया -3 कूलाम, तो ये कितना कूलाम होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इधर का Q1 + Q2 + Q3 जो होता है डॉट 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 करके, वो Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, यहाँ 3 ही है इसलिए हम 3 दिखा रहे हैं, उसके बराबर होता है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ निकाल लेंगे, ये कितना है, +2 कूलाम, -3 कूलाम और ये हो गया +4 कूलाम। ठीक है, यहाँ कितना हो गया देखो, -3 कूलाम और +3 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पे प्लस डॉट क्वेश्चन मार्क, तो इसको प्लस करो, प्लस माइनस जो भी कर सकते हो, ये कितना हो गया, 3 कूलाम।
ठीक है, इतना आ जाएगा 3 कूलम इज इक्वल्स टू, देखो 4 to 6, 6 में से 3 गया 3 कूलम, ठीक है। ये कितना हो गया 0 कूलम। तो ये हमारा जो आ गया है वो कितना आ गया, जो x है, मान लो ये x है, तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 6 कूलम, कितना आ गया, सॉरी 3 कूलम, कितना आ गया 3 कूलम। तो ये जो हमारा हो गया ये 3 कूलम। अब सारे को जोड़ो, कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, ये क्या हो गया 3 3 6 और 3 9, यानी क्या हो गया चार्ज की संख्या उतनी ही है, ठीक है। यानी अगर एक सिस्टम अगर इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब जहाँ से कोई भी चार्ज पास नहीं होता है, ठीक है। अगर एक सिस्टम यहाँ पे इंसुलेटेड है तो वहाँ पे जो चार्ज है उनको जब समेशन करते हैं तो दूसरे वाले इंसुलेटेड जो हमारा सिस्टम होता है उन सारे चार्ज के समेशन के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn कर सकते हो, इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस डॉट 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 Qn डैश तक जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, जो हमारा पहला टॉपिक है उस टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चेंजेस चार्जेस। देखो इसको चार्जेस करना, चार्जेस, इज इट क्लियर। और ये दो परिवर्तन नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पे लिख लो आवेशों, आवेशों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो आवेशों के बीच विद्युत बल, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले समझो कूलॉम लॉ, कूलॉम साहब का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसी लॉ को कहते हैं कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रह्मांड में किसी भी यूनिवर्स में या किसी भी मैटर में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की बात हो रही है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर, ओके। चलो एक चीज़ देख लो तब तक। ये आपका सारथी बैच है जो आपको टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे या फिर ऐप पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। आप जैसे ही ऐप पे जाएंगे आपको ये बैच मिल जाएगा, और ये बैच आप सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में 599 के प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के मेंटर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मैथ्स के टीचर हैं, दो मैथ्स के टीचर्स हैं हमारे, साहिल सर, ज्योति मैम, और हमारे रवि सर भी हैं बायो के टीचर, और केमिस्ट्री वाली मैम है दीपिका मैम, ठीक है। और मैं तो आपको फिलहाल दिख ही रही होंगी, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे सारे मेंटर्स आपको क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कराएंगे। आपके सारे जितने भी यूनिट्स हैं, सारे लेक्चर्स आपको ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सबका पहला लेक्चर आपको डेमो के तौर पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे आसानी से आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी आगे के लेक्चर्स होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये सारथी बैच होगा उसको ज्वाइन करना होगा। आई रिपीट अगेन, सारथी बैच को ज्वाइन करना होगा, जो सिर्फ 599 में है। इज इट क्लियर। सबसे ज़रूरी चीज़ 599 में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स के मेंटर मिल जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि आपके जितने भी थियरी क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है। थियरी क्वेश्चंस इन द सेंस जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, पूरा आपको जो सिलेबस कवर करा रही हूँ टॉपिक वाइज, ये। दूसरा चीज़ आपको क्लास नोट्स PDF जितने भी हैं सब आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, जितना भी क्लास नोट्स है, और आपका PDF इन द सेंस कि जितना भी हम पढ़ाएंगे उसको PDF के प्रारूप में क्या कर दिया जाएगा, आपको ऐप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, उपलब्ध। इम्पॉर्टेंट MCQs हम क्या करते हैं, यूनिट वाइज MCQs भी करवाते हैं, और जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में आने वाले, वो भी हम क्या करते हैं MCQs सारे करवाते हैं।
बाकी शॉर्ट्स नोट्स मिल जाते हैं और आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल ही जाता है। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप ये जाएं और बैच ज्वाइन करें। सबसे ज़रूरी बात, जो बच्चे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 15 या 10 दिन पहले बैच ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि मेरा सारा सिलेबस तुरंत पूरा हो जाए, ठीक है, और मुझे सारे क्वेश्चन आ जाए और मैं पास हो जाऊँ अच्छे नंबर से, तो उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूरी है कि आप क्या करो, पहले ही बैच ज्वाइन करो, क्योंकि आप सिलेबस जितना जल्दी कवर करोगे उतना जल्दी सारे क्वेश्चन आप देखो। ये सारा डिग्री आपका बीएससी का, जितना ग्रेजुएशन का डिग्री है, सब आगे जाके काम आता है, नॉलेज भी काम आता है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वही आगे चल के आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें उठेंगी। तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तो आगे जाके सबके बीच, अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो बहुत अपने आप को कम महसूस करोगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले ही बैच ज्वाइन कर लेना और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और उसके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। प्लस आप जितना भी प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में करवाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, वो भी आप करते रहिएगा, ताकि अगर आपको एक्सपीरियंस रहे कि आगे क्या क्या करवाया जा सकता है। जैसे CRO रिप्रेजेंटेशन होता है, लेज़र लाइट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी गेट्स बनाते हो, नॉट गेट और गेट, ठीक है, ये सारे गेट बनाते हो वगैरह वगैरह, CRO पर रिप्रेजेंटेशन भी करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ जाएंगी, आप ये पूरा सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। गेट्स ही बनाना नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। LED लाइट पे जो आपके IC लगते हैं, ठीक है, जितना भी कैपेसिटर कितने का होता है, कलर से कैसे कैपेसिटर पहचानते हैं, ये सारे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में करवाए जाते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान से आप करिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, ताकि आपका पूरा आगे का सब क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, शायद ज़्यादा लेट हो गया। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो गुलाम साहब ने इसमें क्या कहा था कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, आर क्या होता है, या सॉरी इज कर लो यहाँ पे, इज proportional to the product of the charges and यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन देम is inversely proportional to क्या मैंने लिख दिया देखो तो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, यहाँ लिखना है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका डेफिनेशन हो गया, क्या हो गया, बिटवीन। इज इट क्लियर? ये क्या है, आपका डेफिनेशन है, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। लेट द चार्जेस विल बी Q1 and Q2, ठीक है,
and the distance between them is small r। ठीक है, क्या हो गया, स्मॉल r, then the अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, आगे आगे चलेंगे, यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि F इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 इंटू Q2। इज इट क्लियर, ये कह रहा है ना, Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या कह रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। देखो Q1 और Q2 ऊपर है और आर स्क्वायर क्या है, नीचे है। समझ में आया, ये Q1 इंटू Q2 है। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखो ये इन्वर्सली है और ये डायरेक्टली है, इसलिए अपॉन में है, ये क्या है, इधर है न्यूमरेटर में। इज इट क्लियर। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँ तो एक कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ेगा, वो क्या होगा, के, क्या होगा, के, और ये हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम ये क्या कर दें, हटा दे तब। इज इट क्लियर। तो ये आपका जो है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका देखेंगे एफ का, जो हम क्या देखेंगे ये बताओ तो, एफ का यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे, एफ का यूनिट। ठीक है, एफ का यूनिट या के का यूनिट कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ के, ऐसे समझो। के क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है हमारा, के कांस्टेंट टर्म है। के इज इक्वल्स टू क्या होता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम के की यूनिट निकालते हैं। अगर ये हमारा एफ इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ से के की वैल्यू निकाले तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। Q1 और Q2 ऊपर है तो Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू के। अब यूनिट लिखो, एफ की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। कितनी होती है, न्यूटन। इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया हमारा, चार्ज, यानी कूलम का स्क्वायर। क्या हो गया, कूलम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यूनिट ऑफ के। ठीक है, ये आपका हो गया, ये यूनिट ऑफ के है। के की वैल्यू कितनी होती है, के जो होता है इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी। क्या है हमारा, परमिटिविटी। तो यहाँ पे ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये एकदम ना, ये जहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्पेस हो, मतलब ऐसे समझो वहाँ पे एयर ही ना हो। ठीक है, ऐसे कह सकते हो नियत। ठीक है, तो मैं वैक्यूम, सॉरी मुझे वर्ड नहीं आ जाता, वैक्यूम। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, परमिटिविटी। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए परमिशन नहीं देता है, ये वहाँ पे उस जो इलेक्ट्रॉन है या फिर वहाँ पे जो करंट ज़्यादा पास हो रहा है उसको रोकने के लिए परमिशन देता है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमारा क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और एक हमारी क्या होती है, परमिटिविटी मीडियम में होती है, और ये क्या है हमारा, वैक्यूम में। क्या होता है, वैक्यूम में, जहाँ पे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम, सॉरी परमिटिविटी इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर स्पेस। क्या लिख सकते हो, फ्री एयर स्पेस। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये देखो, ये क्या है, यूनिट ऑफ के हो गया,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, हमने यूनिट ऑफ के निकाला। अगर यहाँ से अगर मैं आपको बोल दूँ कि एफ की यूनिट निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो ये सारा कट जाएगा, तो एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आप यहाँ पे छोटे से मैं लिख लूँ यूनिट ऑफ एफ, भाई फोर्स का क्या होता है, हमेशा न्यूटन ही होता है ना, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूँ डायमेंशन की, किसकी बात करूँ, डायमेंशन। डायमेंशन समझते हो ना, बीमीय सूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे बीमीय सूत्र यहाँ पे लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मुझे बीमीय सूत्र लिखनी है तो मान लो कि एफ का बीमीय सूत्र लिखना है, एफ इज इक्वल्स टू न्यूटन, न्यूटन का तो सबको पता है, चलो mL/T2 माइनस, ठीक है, mL/T/-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको क्या लिखना है, के का लिखना है, तो यहाँ पे लिख लो डायमेंशन ऑफ के बराबर क्या होता है, न्यूटन। अभी हमने निकाला मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर, तो के इज इक्वल्स टू न्यूटन का क्या होता है mL/T/-2 इंटू मीटर है। ठीक है, ये क्या है, मीटर है ना, तो यानी लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ। तो यहाँ पे लिखेंगे L/2 अपॉन ये कितना हो गया हमारा C/2, इसको निकालो k इज इक्वल्स टू mL/3T/-2 और ये क्या हो गया C/-2। ये आपका क्या हो गया, बीमीय सूत्र। किसका है ये, डायमेंशन ऑफ के, किसका हो गया, डायमेंशन ऑफ के। ठीक है, न्यूटन का देखो तो ये क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना भाई। न्यूटन देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, एम कितना हो गया kg, ए कितना है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। kg क्या हो गया, मास, मीटर l, और नीचे क्या हो गया T/2, जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया mL/T/-2। इज इट क्लियर, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो mL/T/-2 और ये हो गया L/2 और C पे ये 2। ठीक है, कूलम्ब का कुछ होता नहीं है इसलिए हमने कूलम्ब को ऊपर लिख दिया। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, जो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ के। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, चलो इसको इरेज करते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, इसको बताओ तो, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, हमको एक बात पता है कि क्या होता है आर स्क्वायर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड आर अपॉन आर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो ए पर पावर यूनिट क्या होता है, ए का जो मॉड होता है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और नीचे क्या हो जाता है ए वेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू लिखें तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, एफ वेक्टर, ये तो खुद ही स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर वेक्टर इनटू आर कैप। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक कैप, यूनिट कैप जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लिखो तो ये क्या हो जाएगा, Q1 वेक्टर इंटू Q2 वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे आर कैप की वैल्यू पुट करो, क्या हो गया, ये हो गया, और नीचे कितना हो गया आर वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 वेक्टर, ये कितना हो गया आर क्यूब हो गया इंटू, समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म। और जब भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू से वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। इज इट क्लियर, किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो उम्मीद है आपको आज का पहला लेक्चर पसंद आया होगा।
यह आपका पहला लेक्चर आपके यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, तो जाके आप यूट्यूब से ये सारे लेक्चर्स देखिए। पहला ये आपका लेक्चर वहीं मिल जाएगा, ठीक है, डेमो के लिए। बाकी आपके जितने भी आगे के लेक्चर्स होंगे, आई रिपीट अगेन कि आपको ये सारे ऐप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। जो टारगेट सेमेस्टर का ऐप है, वहाँ के सारथी बैच पे आपको ये सारे ऐप सारे मिल जाएंगे, ठीक है, जो केवल 599 में है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मेंटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको सारी चीज़ मिलेगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और जितने भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप है, सारथी बैच थर्ड सेमेस्टर के नाम से। आप जाके नीचे लिंक दिया होगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारे टाइम टू टाइम जितने भी नोटिफिकेशन है, लेक्चर का टाइमिंग, कब लेक्चर आता है, या फिर जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हर तरह के नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के बैच हैं, बैच के जितने भी बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अब आपसे मिलते हैं, मैं ऐप पे मिलेंगे, जो भी वहाँ पे लेक्चर, आगे के लेक्चर होंगे सब ऐप पे मिलेंगे, और मैं भी आपको ऐप पे मिलूँगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, थैंक यू।